Hi, good afternoon, everyone. So today we are going to discuss the current affair of the 5th August. This is our class number 16. अगर आपने इससे पहले क्लासेस नहीं देखी हैं तो you can watch at the IS Wings YouTube चैनल पे आप जाके देख सकते हैं इन क्लासेस को. In this classes we are covering the daily current affairs that are very important for your state examination, UPSC examinations, एंड जो भी आप पीसीएस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर कोई भी और भी एग्जामिनेशन देते हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स आता है वहाँ पे आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं द एग्जाम पर्सपेक्टिव करंट अफेयर सीरीज फॉर द यूपीएससी एंड द स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन इन दिस सीरीज वी आर आल्सो गोइंग टू स्टार्ट सम ऑफ द एडिटोरियल डिस्कशन एज वेल एडिटोरियल का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं इसके साथ साथ विल बी द वीकली करंट अफेयर सेशन जहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर को भी डिस्कस करेंगे ये भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है सो स्टे ट्यून so let's discuss today. The first news for today: the Telangana cabinet examined the Kaleshwaram projects. कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स के बारे में तेलंगाना कैबिनेट ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स के बारे में एक रिपोर्ट बनाया है एंड दे फाइंड आउट कि करप्शन इश्यूज मिले हैं उसके बारे में प्रोब के बारे में पूरे के पूरे बात की गई है तो लेट्स डिस्कस अबाउट द कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो कालेश्वरम एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तेलंगाना में है अंडर द स्क्रूटनी आफ्टर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने रिपोर्ट किया स्ट्रक्चरल डैमेज एंड डिजाइन फ्लो इन द प्रोजेक्ट्स means there is an issue of design, there is an issue of damage because of the Kaleshwaram projects. जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स है लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है वर्ल्ड का एंड दिस प्रोजेक्ट इज ऑन द गोदावरी रिवर ये आपको याद रखना है दिस प्रोजेक्ट इज ऑन द गोदावरी रिवर इट्स स्पैन ओवर 500 किलोमीटर अक्रॉस द 13 डिस्ट्रिक्ट विद द कैनाल नेटवर्क ऑफ 1800 किलोमीटर है इसका कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ 2019 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ एंड 240,000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर ये स्टोर कर सकता है एंड द 70% ऑफ इरिगेशन को प्रोवाइड करा सकता है द प्रोजेक्ट स्टार्ट एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द प्राणहिता रिवर एंड द गोदावरी रिवर तो ये दोनों रिवर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है प्राणहिता रिवर एंड द गोदावरी रिवर जो ये प्रोजेक्ट मासिव पंपिंग सिस्टम यूज करता है सर्चफुल फॉर द लिफ्ट वाटर फॉर द एलिवेटेड डिलीवरी चैम्बर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कमांड एरिया तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट किस रिवर पे बनाया गया है दूसरा रिवर कौन सा इन्वॉल्व है एंड दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट irrigation project ever. So that's an important area for your examination. अगर नेक्स्ट पे आते हैं रिवर गोदावरी के बारे में जान लेते हैं गोदावरी को ओफन नोन एज द दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा एंड इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर द गंगा गोदावरी रिवर इज नोन एज द साउथ गंगा एंड ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है इन द सेकंड लार्जेस्ट रिवर दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर द गंगा एंड इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र द ओरिजिन ऑफ द गंगा इज फ्रॉम द त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र गंगा साउथ गंगा की बात मैं कर रहा हूँ गोदावरी की बात करते हैं इट फ्लो थ्रू द 146 किलोमीटर ईस्टवर्ड इन द ड्रेनिंग इन महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा बिफोर एम्पटिंग इनटू बे ऑफ बंगाल सो दिस इंफॉर्मेशन इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज क्योंकि इस इंफॉर्मेशन पूछा जाता है कि गोदावरी रिवर फ्लो थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स गोदावरी रिवर कितने स्टेट्स के थ्रू जाती है महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा दीज आर 5 स्टेट्स एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेजर ट्रिब्यूटरी को जाना पूर्णा प्राणहिता इंद्रावती साबारी प्रवारा मंजीरा एंड मनेर दीज आर द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर ये मेजर ट्रिब्यूटरी है और ये भी आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाता है ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर या तो आप स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं वहाँ पे भी रिवर से क्वेश्चन आते हैं हर बार या फिर आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं वहाँ पे भी रिवर से हर बार क्वेश्चन आते हैं इट्स स्टेट्यूटरी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एनडीएससी जो है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है इट्स एस्टेब्लिश अंडर द नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव पावर टू इम्पोज restitutionary damage. Pollution Control Board have power to impose restitutionary damage according to the Supreme Court. तो हमारे लिए important हो जाएगा Pollution Control Board and what are the restitutionary damage होते क्या है चलिए उनके बारे में जानते क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंपल restitutionary damage was recently mentioned in the news these are related to what is the meaning of the restitutionary damage इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं लेट डिस्कस इट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं इट वाज फॉर्म्ड इन द
1974 में बना है, लेकिन किसके अंडर बना है? दिस इज फॉर्म्ड अंडर द वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अंडर बना, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर पोल्यूशन है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एंड दिस इज फॉर्म अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। इसका पावर है ड्राइव फ्रॉम द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट से पावर डिराइव करता है। दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डिराइव द पावर फ्रॉम द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, बट इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट के अंडर बना है। इसके प्रिंसिपल फोकस है क्लीनलीनेस को प्रमोट करना है, इंप्रूव करना क्वालिटी एंड टू एयर प्रिवेंट द कंट्रोल, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, प्रोवाइड कर रहा है टेक्निकल सर्विसेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड द फॉर्म द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एक्ट के अंडर इसके सारे के सारे प्रोविजन आते हैं। इट्स कम्स अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंडर आता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी एग्जामिनेशन में आ चुका है और पीसीएस एग्जामिनेशन में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो चलिए बात करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। इट्स अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर द वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट ऑफ 1974, ये भी बना है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल के अपना ये डिराइव करता है पावर्स। कंपोजिशन बात करें तो मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसके मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। इसके मैंडेट की बात करें, दे सप्लीमेंट द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड इम्प्लीमेंट द एनवायरमेंटल लॉ को इम्प्लीमेंट्स करते हैं। चैलेंजेस की बात करते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का इशूज यहाँ पे रहता है, लाइक डोमेन एक्सपर्टाइज नहीं होती है, लो मोटिवेशन अकाउंटेबिलिटी है, पुअर मल्टी सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है। यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी की बात करें तो दे परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन टू द एसपीसीबी, जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके अकॉर्डिंग ही दे आर वर्किंग। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके साथ ही काम करते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी उनको ही काम को ही साथ साथ काम करती है विद द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सो दिस वाज अबाउट द सीपीसीबी एंड द एसपीसीबी। इसके साथ साथ हम डिस्कस कर सकते हैं कि रेस्टिट्यूशनरी डैमेज क्या होते हैं। तो आप मुझे बताइए अगर आपको कोई भी आइडिया है अबाउट द रेस्टिट्यूशनरी डैमेज कि क्या होते हैं। तेजिंदर, मानसी, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ रेस्टिट्यूशनरी डैमेज, क्या क्या मीनिंग है इनके रेस्टिट्यूशनरी डैमेज के, क्या होते हैं? तारा, अशोक, शिव, कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन? कौशिक, बतूला, कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर द रेस्टिट्यूशनरी डैमेज, जैसा कि न्यूज़ में लिखा गया था। जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। Restitutionary damage, these are the type of damage. Restitutionary damage, these are the type of damage which aims which aims to strip from a wrongdoer, to strip from a wrongdoer gains, to strip from a wrongdoer gains by committing a wrong or breaching a contract. wrongdoer gains से जाते हैं by breaching a contract, by breaching a contract, इनको बोला जाता है restitutionary damage. These are damage which aims to strip from a wrongdoer gains made by committing a wrong or a breaching a contract. The benefit gained by the wrongdoer may exceed the determinant or loss to the person wronged. जो भी बेनिफिट रेंज होगा दैट कैन बी द एक्सीड द डिटर्मिनेंट और लॉस द पर्सन रॉन्ग। तो ये होते हैं रेस्टिट्यूशनरी डैमेज, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं ओल्ड ट्री एजिंग फार्मर्स वर्सन आउटलुक ऑफ पाम ऑयल एक्सपोर्टर्स। तो पाम ऑयल का इशू चल रहा है, तो जो भी अगर प्लांट ज़्यादा ओल्ड हो जाता है, ज़्यादा एज हो जाता है, तो प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स के इशू आता है। तो चलिए जानते हैं पाम ऑयल प्रोडक्शन और इंडिया कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करता है, बिकॉज वी आर द completely dependent on the for the palm oil imports. Palm oil है क्या? Palm oil is derived from the fruit of the African oil palm. These are derived from the fruit of the African oil palm tree known as the Elaeis guineacis. This is a scientific name, Elaeis guineacis. And there are two type of the palm oil. One is a crude palm oil that's extract from the fruit pulp से जो बनेगा. सेकेंड इज द पाम कर्नल ऑयल यूज फॉर द नॉन एडिबल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो क्रूड पाम ऑयल इज यूज फॉर द एडिबल पर्पज, दैट फॉर द कुकिंग पर्पज, एंड द पाम कर्नल ऑयल आर यूज फॉर द नॉन एडिबल पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं, बोथ ऑयल्स आर कलरलेस, ओडरलेस, रिलेटिवली टेस्टलेस होते हैं। Oil palm tree are the native of Africa and currently Indonesia and Malaysia
are making up the 85% of the global supply. So this is an important information for your examination. Indonesia and Malaysia total 85% of global supply को contribute करते हैं in the palm oil. palm oil का प्रोडक्शन इंडिया की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला आर द मेजर palm oil growing country states हैं, जिसमें 98% of total productions तेलंगाना, केरला and the Andhra Pradesh करते हैं. India is the largest importer of the palm oil in the world, and this is also the very important statement for your examination that the India is the largest importer of the palm oil in the world. इसके साथ अगर हम बात करते हैं, इंडिया ने लॉन्च किया है नेशनल मिशन ऑन द एडिबल ऑयल्स NMEEOP in 2021 and 2026 में इस मिशन को 5 साल हो जाएंगे. So that can be a question related to palm oil in your prelims examination. And to promote the oil palm cultivation and reduce the import burden on the edible oils. तो जान लेते हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के बारे में. इसको लॉन्च किया गया था 2021 में एंड सब्सटेंशियल इंक्रीज द ऑयल palm oil production in India. कि किस तरीके से पाम ऑयल के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए इंडिया में, एंड दिस कम्स अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंडर आता है, क्योंकि स्पेशल फोकस किया गया नॉर्थ ईस्ट रीजन पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो एनवायरमेंट है दैट्स सुटेबल फॉर द palm oil production. North East region and the Andaman and Nicobar Island. ये स्टेटमेंट भी आ सकती है. Only the North East region are suitable for it, but also the Andaman and Nicobar Island भी इसमें इंक्लूड किया गया, स्कीम में इंक्लूड किया गया, तो इम्पोर्टेंट है. इसके साथ देखते हैं टारगेट्स क्या था. इंक्रीज द एरिया ऑफ ऑयल पाम टू 10 लाख हेक्टेयर तक एरिया को इंक्रीज करना है. क्रूड पाम ऑयल प्रोडक्शन के एरिया को इंक्रीज करना है. कंज्यूमर के अवेयरनेस को बढ़ाना है. कंजप्शन लेवल को इंक्रीज करना है. दीज आर सम ऑफ द टारगेट रिलेटेड टू द पाम ऑयल. तो पाम ऑयल के क्या क्या टारगेट्स हैं, ये सारे के सारे टारगेट्स रिलेटेड टू द पाम ऑयल ही हैं. अगर नेक्स्ट पे आते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग, गवर्नमेंट डाउन प्ले माइलेज ड्रॉप कोरोजन कंसर्न. गवर्नमेंट ने अपना टारगेट तो अचीव कर लिया कि 20% ऑफ जो मिक्सिंग ब्लेंडिंग होगी इथेनॉल का इन पेट्रोल, तो दैट्स अ टारगेट अचीव बाय द गवर्नमेंट. बट दैट्स अ गुड थिंग कि गवर्नमेंट टारगेट अचीव किया, जो हमारा 2030 तक का होना था उसको हमने प्री 2025 में ही अचीव कर लिया. लेकिन देयर इज अ कंसर्न अबाउट द डिक्रीजिंग द माइलेज ऑफ द कार्स, कि माइलेज जो कम हो रहा है कार्स का. इसके साथ साथ कोरोजन एक कंसर्न है, इंजन से कोरोजन के रिलेटेड की कंसर्न है. तो इन कंसर्न को बिना ध्यान दिए हुए गवर्नमेंट ने इग्नोर दिया कि you can mix the 20% ethanol into the petrol. तो दिस इज द कंज्यूमर साइड इफेक्ट की क्या क्या कंज्यूमर पे इम्पैक्ट होंगे, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं. इथेनॉल एंड इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बात करें तो इथेनॉल एक एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट है जो मेनली बनाया जाता है प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन, बट आल्सो फ्रॉम द अदर सोर्सेज एज राइस हस्क और मेज से भी बनाया जाता है. ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2021-22 में कि किस किस से इसको बनाया जाता है. तो राइस हस्क से भी बनाया जाता है, मेज से भी बनाया जाता है, शुगर केन से भी बनाया जाता है, शुगर से भी बनाया जाता है. इथेनॉल प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लांट दैट हार्नेस द पावर ऑफ द सन एंड कंसीडर द रिन्यूएबल फ्यूल. इसको रिन्यूएबल फ्यूल कंसीडर किया जाता है क्योंकि जो इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है प्लांट से प्रोड्यूस किया जा रहा है वो सारे के सारे हार्नेस करते हैं पावर फ्रॉम द सन. मीन फोटोसिंथेसिस वो सन से ही करेंगे, इसलिए इसको भी एज ए रिन्यूएबल फ्यूल कंसीडर किया गया है. इथेनॉल इज मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर केन इन इंडिया. फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू शुगर केन से ही प्रोड्यूस किया जाता है. 99% ऑफ द प्योर अल्कोहल कैन बी ब्लेंडेड विद द पेट्रोल. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एकदम प्योर अल्कोहल होगा, जो एकदम प्योर इथेनॉल होगा, that only can be blended with the petrol. That's 99.9% प्योर इथेनॉल only blended with the petrol. उससे कम का नहीं होगा, उससे कम प्योर अल्कोहल नहीं ब्लेंड हो सकता है. इसके साथ देखते हैं प्रोग्रेस देखते हैं. तो इंडिया का जो इनिशियल टारगेट था डेट वाज द 20% ऑफ द इथेनॉल ब्लेंडिंग 2030 तक करना था, लेकिन 2025 में इंडिया ने अचीव किया. प्रोडक्शन ग्रोथ की बात करते हैं तो कैपेसिटी हैज मोर देन डबल्ड रीचिंग 1623 करोड़ लीटर बाय सितंबर 2024 तक 1623 करोड़ लीटर्स पहुंच गया है. ब्लेंडिंग इंक्रीज हो गई है. 1.53% था 2014 में, 15% हो गया 2024 में, with our 545 crores of liter blended in 2023-2024. मतलब उसको बढ़ा के और ज़्यादा किया जा रहा है. इसके साथ देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं. चैलेंजेस फूड सिक्योरिटी का कंसर्न है, वाटर रिसोर्सेज का कंसर्न है, इकोनॉमिक वायबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लिमिटेशन है, व्हीकल की कंपेटेबिलिटी नहीं है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स है, फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस है. फूड सेफ्टी का कंसर्न है क्योंकि शुगर केन और फूड क्रॉप से बनाया जा रहा है, तो इट कैन हैव अ फूड सिक्योरिटी फूड सेफ्टी कंसर्न हो जाएगा. वाटर रिसोर्स स्ट्रेंथ क्योंकि जो शुगर केन है दैट्स अ हाई वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स है. इकोनॉमिक वायबिलिटी ये हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा कि इकोनॉमिक वायबिलिटी है या नहीं. इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन है, जो हम कैपेसिटी है हमारे पास बनाने की, उनमें एक इशू इंफ्रास्ट्रक्चर इशू. व्हीकल कंपेटेबिलिटी की बात करें तो माइलेज कम हो गया, कोरोजन
का इशू हो सकता है विद द इंजन ऑफ द व्हीकल। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स रहेगा, द भी हमें लेटर ऑन पता लगेगा, बट आर द मेजर एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ द ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग के क्या क्या मेजर एनवायरमेंटल टारगेट्स हैं। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट रिलेटेड टू द इथेनॉल ब्लेंडिंग। Now let's come to the why India heat action plan are not cooling city। इंडिया का एक हीट एक्शन प्लान है जो स्पेसिफिकली बनाया गया था फॉर कूलिंग द अर्बन एरिया की सिटीज को किस तरीके से कूल रखा जाए। तो इंडिया का जो एक्शन प्लान है वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन दिस कैन बी द योर मेंस क्वेश्चन, या आपके मेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है अबाउट द इंडिया हीट एक्शन प्लान, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप देखेंगे ये अर्बन हीट आइलैंड है, दिस इज अर्बन हीट आइलैंड, येलो कलर का जो देख रहे हैं ज़्यादा हीट जनरेट होता है, तो दिस इज नोन एज द अर्बन हीट आइलैंड। तो इसमें ही कूल करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ प्लानिंग कि हम एक स्कीम लेके आए तो किस तरीके से इसको अर्बन हीट आइलैंड को कूल किया जाए। तो इसके बारे में जानते हैं। तो अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है। अर्बन हीट आइलैंड इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया दैट सिग्निफिकेंटली वार्मर देन नियर बाय रूरल सराउंडिंग। तो अगर आप देखेंगे जो ये रूरल सराउंडिंग है यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, बट इन द अर्बन आइलैंड दे आर द मोर टेम्परेचर, इस एरिया में ज़्यादा टेम्परेचर है। अर्बन एरिया हीट अप मोर देन नेचुरल लैंडस्केप से ज़्यादा हीट अप होता है, एंड मटेरियल लाइक द कंसंट्रेट्स एंड एस्फॉल्ट एब्जॉर्ब करता है, हीट को रिटेन करता है। इफेक्ट इज मोस्ट नोटिसेबल इन लार्ज डेंस पॉपुलेटेड एरिया में ज़्यादा होता है, जैसे दिल्ली वाला एरिया डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, कंक्रीट का एरिया है, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस एंड लंदन, इन सब में ये देखने को मिलता है, हीट आइलैंड का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया में वार्मर्स होते हैं देन द रूरल एरिया, तो दैट्स अ अर्बन हीट आइलैंड इसका मेजर है। नेक्स्ट में अगर इसके बारे में बात करें इसके किस किस वजह से होता है। नंबर वन, इम्परवियस सरफेसेस की वजह से, मटेरियल लाइक एसफॉल्ट यूज होता है, कंक्रीट यूज होता है एंड स्टील यूज होता है रोड्स को बनाने के लिए, जो एब्जॉर्ब करते हैं डे टाइम में जो हीट्स आती है उसको पूरे का पूरे को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको धीरे धीरे रिलीज करते हैं। दैट ड्यू टू द एल्बीडो, जो हीट है वो ट्रैप हो जाता है, जो हीट है वो पूरे का पूरा एनवायरमेंट में ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से देयर इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर दैट लीड टू द अर्बन हीट। लैक ऑफ वेजिटेशन, ग्रीन कवर इन एरिया में कम है, ट्री कैनोपी कम है, इवेपो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा है, कटिंग ऑफ नेचुरल कूलिंग एंड इंक्रीजिंग अर्बन हीट बिल्डिंग, तो जिसकी वजह से कूलिंग कम होता है, ग्रीन कवर नहीं है, इवेपो ट्रांसपिरेशन होने की वजह से देयर इज अ इंक्रीज इन द हीट्स। एंथ्रोपोजेनिक हीट्स रिलीज होती है लाइक व्हीकुलर इमिशंस की वजह से, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से जो इंक्रीज रिलीज हो रहा है, एयर कंडीशनिंग की वजह से एक्सेस हीट हो रही है, अर्बन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है क्योंकि ब्लैक कार्बन रिलीज हो रहा है, पार्टिकुलेट मैटर से एब्जॉर्ब हो रहा है, सोलर रेडिएशन रेजिंग द एम्बिएंट टेम्परेचर वर्सन करते हैं अर्बन हीट आइलैंड के इफेक्ट्स को। तो ये आपके प्रीलिम्स कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस किस वजह से अर्बन हीट आइलैंड बनता है, किस किस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर हम अर्बन मोर्फोलॉजी की बात करते हैं तो डेंस बिल्डिंग्स की बात हो रही है, नैरो स्ट्रीट्स की बात हो रही है, पूरे एयर फ्लो की बात हो रही है, कैनियन इफेक्ट्स की बात होती है। These are the other kind of the urban morphology जो that's affecting the urban heat island, that's increasing the temperature in these area. So these are the major causes of the urban heats. तो इसके consequences क्या हो सकते हैं। एनर्जी डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इन दैट केस देयर विल बी द इंक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कूलिंग, देयर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द कूलिंग, एनर्जी रिक्वायर होगा, एलिवेशन ऑफ लोकल टेम्परेचर होगा, deterioration of एयर क्वालिटी डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द PM2.5 एंड PM अदर्स होगा। इसके साथ साथ हीट रिलेटेड हेल्थ रिस्क बढ़ेंगे, स्ट्रेन ऑन द वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। तो दीज आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ द अर्बन हीट आइलैंड के, ये मेजर कंसिक्वेंसेज रहते हैं। तो सारनाथ इंडिया को अभी रिसेंटली यूनेस्को की हेरिटेज साइट में डाला गया है, तो सारनाथ इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, चलिए जानते हैं। Sarnath first Buddhist संघ was formed बुद्धिस्ट सारनाथ द फर्स्ट बुद्धिस्ट संघ was formed हुआ था, सारनाथ पे ही पहला बुद्धिस्ट संघ फॉर्म हुआ था। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पिरिचुअल सीकर कंपोज ऑफ बुद्धा एंड उसके 5 कंपेनियन के बारे में है। ज्योग्राफी की बात करते हैं, सारनाथ लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड अराउंड 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द वाराणसी। कल्चर बुद्ध पूर्णिमा की सेलिब्रेट किया जाता है इन द सारनाथ एट द बर्थ ऑफ बुद्धा के टाइम पे बुद्ध पूर्णिमा बनाया जाता है, एंड इम्पोर्टेंट फॉर द जैन पिलग्रिमेज साइट्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्किटेक्चर की बात करते हैं, अशोकन पिल्लर की बात करेंगे, धार्मिक स्तूपा की बात करेंगे, चकोंदी स्तूपा की बात करेंगे, ललित वस्तारा सूत्रा की बात करेंगे, महापरिवर्ण सूता की बात करेंगे, सारनाथ म्यूजियम की बात करेंगे। ये सारे के सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। अशोकन पिल्लर लायन हेडेड कैपिटल्स हैं, गुप्ता स्टाइल ऑफ स्तूप आर्किटेक्चर्स है, जैन टेम्पल्स में मिलता है, ऑक्टागोनल टावर्स हैं यहाँ पे। सो दीज आर सम ऑफ द
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में डाला गया है। और जब भी किसी को यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में डाला जाता है, दैट्स बिकम एन इम्पोर्टेंट एरिया फॉर योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लास्ट फॉर टुडे, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लेटेस्ट न्यूज आई, नीति आयोग ने इसको रिलीज किया। नीति आयोग रिलीज द रिपोर्ट्स ऑफ द मोबिलिटी इंडिया इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी इंडेक्स। तो है क्या? इट्स अ नेशनल बेंचमार्किंग फ्रेमवर्क फॉर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आउट ऑफ 100 बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस इन द ई मोबिलिटी एडोप्शंस। इसको लॉन्च किया गया है नीति आयोग ने टू इवेल्युएट, टू कंपेयर, गाइड द स्टेट्स देयर ईवी ट्रांजिशंस एंड हेल्प देम अलाइन नेशनल डिकार्बनाइजेशन टारगेट को अलाइन करने के लिए बनाया गया। टू कोऑर्डिनेशन, इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग इन द कैपेसिटी बिल्डिंग। इसके साथ बात करते हैं तो कोर थीम्स क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, ईवी रिसर्च एंड द एनवायरमेंट इकोसिस्टम। फीचर्स की बात करते हैं, कंपैरेटिव स्कोरिंग है, पॉलिसी गाइडलाइन टूल्स हैं, क्रॉस सेक्टोरल यूटिलिटी होती है इनकी। तो दीज आर द मेजर थीम्स। इस तरीके की रिपोर्ट्स कई बार फिर डायरेक्टली पूछ ली जाती है जब भी कोई भी नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, किसी एजेंसी की रिपोर्ट आती है, समटाइम दे आस्क डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। इसके बाद देखिए ट्रेंड रैंकिंग, देखिए टॉप परफॉर्मर है दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ आर द टॉप परफॉर्मर। ईवी शेयर में टोटल व्हीकल सेल्स 5% है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, 2,500 पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा चुके हैं। पुलिस स्प्रेड्स की बात करें, 29 स्टेट्स में 4 देयर आर 4 आर मोर इन द ड्राफ्ट स्टेज। And the last current affair for today is the Simbex. Simbex is a Indian naval ship Shatpura has arrived at Singapore in participate in 32nd edition of Simbex exercise. जो Simbex exercise that's between the India and the Singapore के बीच में है, and that's a subject matter expert exchange, professional interaction and the operational level of discussion रहता है। सी फेज की बात करते हैं, एडवांस नेवल ऑपरेशंस है, एयर डिफेंस एक्सरसाइज है, प्रेसिजन टारगेटिंग एंड द सरफेस आर द एरियल प्लेटफॉर्म्स। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इट्स अलाइन विद द इंडिया विजन द महासागर एंड द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। So this was the last current affair for today. Thank you for attending the session. Stay tuned. If you are new to this channel, please subscribe to the channel and also join the Telegram channel जहाँ पे सारे के सारे current affairs आपको daily basis पे मिल जाते हैं। Thank you everyone for attending the session.